सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वन बाय वन सारा पेपर डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। पॉइंट 1, -2, तुम्हें सिर्फ बोर्ड देखना है, कुछ नहीं लिखना, कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। 1, -2, 1, -3 एंड 3, लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, डू नॉट लाइन सेम क्वाड्रेंट। तो तुम देखो तीनों ही पॉइंट्स का एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स एक्सिस पॉजिटिव के लिए तुम्हें इस तरफ जाना पड़ेगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव के लिए तुम्हें इस तरफ जाना पड़ेगा। और क्वाड्रेंट की जो नेमिंग होती है, इस क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट्स हैं, तीनों ही पॉइंट्स इस क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट्स की नेमिंग कैसे होती है, ऐसे हाथ रखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये सबका सही हुआ होगा। ये थोड़ा मोटिवेशनल रहा होगा ना कि अरे हाँ देखो बन रहा है, इजी पेपर आया है। दूसरा भी आसान था। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। तो कौन से वो पॉइंट्स है जिनका एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है? ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो भैया सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप एक्स एक्सिस के लिए पीछे आ गए ना, तो नेगेटिव हो जाएगी और ये तुम्हारी पॉजिटिव रहेगी। तो तुम्हें ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर यदि चलाए करें। तो यहाँ पे तुम कोई भी पॉइंट लेते हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे भी कोई भी पॉइंट लेते हो उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? तो तुम बोलोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होंगे उनका एब्सिसा क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी। A point x+2, comma x+4 lies in the first quadrant। ये पॉइंट कहां पे आए? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। द मिरर इमेज फॉर विच, फॉर एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए? 5, -7। अब समझ में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट की एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज लोगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 5, -7। तुम ये बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स x+2, x+4 है। तो ये जो x की वैल्यू होगी दिस विल बी x+2। कितने लोगों की बात समझ में आती है? मतलब सिंपल एंड क्विक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए तुम्हारी। तो x+2 ये है, ये भी x+2 है, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x+2। तो x+2 की वैल्यू क्या लिख देंगे अपन? 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। पूछा गया है सवाल में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द पॉइंट। तो वैल्यू ऑफ x आ गई 3, पॉइंट क्या हो जाएगा? 3+2 5, 3+4 7, 5, 7 पॉइंट होगा। क्लियर है? 5, 7 तुम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। मिरर इमेज का मतलब होता है जितनी हाइट ये होगी उतनी ही हाइट नीचे होगी। तो ये कितना है? 7 है ना? ये 5 है लेकिन ये कितना होगा? 7। तो 7 नीचे, तो 7 ऊपर। तो इसका 5, 7 सिर्फ मिरर इमेज से भी पॉइंट बताया जा सकता था। तो ऑब्जर्वेशन अगर तुम्हारी अच्छी होती तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड लगते। अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। फिगर ऐसा दिया हुआ है कुछ तो भी। तो दिया है x और ये दिया है 110। पूछा गया है x पूछा है। तो तुम ये बताओ आर्क BD
is subtending an angle of 110 on the center. So arc BD will subtend कितना on the circumference? 55. ये चीज समझ में आती है? जो एंगल सेंटर पे सबटेंड होता है उसका आधा सबटेंड होता है यहाँ पे सरकमफेरेंस पे। अब तुम ध्यान से देखो, ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? तो 55 प्लस x, 55 और x साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD के ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका सम क्या होगा? 180। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 125 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि बी ओ सी और यहां पे है ए, ये दिया हुआ है 65 और ये BC जो है दिस इज डायमीटर। ये क्या है? BC डायमीटर है। तो डायमीटर की एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी तुरंत जो तुम्हें याद आनी चाहिए वो क्या है? कि डायमीटर जो है वो सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा। तो ये ट्राइंगल में ये एंगल कितना हो गया? 90। ये कितना हो गया? तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? तो एंगल C प्लस 65 प्लस 90, ये तीनों ट्राइंगल के एंगल्स हैं। तो एंगल C की वैल्यू हो जाएगी 25। हालांकि पूछा क्या अपन ने ध्यान ही नहीं दिया, बट ये तुरंत निकालते बनना चाहिए। एंगल OAC पूछा हुआ है, मतलब तुमसे एंगल OAC मतलब ये एंगल पूछा है। तो तुम एक ट्राइंगल इसको अलग से बना लो ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये कितना है? 25। ये क्या है? पूछा हुआ है। अब एक बात बताओ, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये वाली साइड बराबर है कि नहीं? तो क्या ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया? नहीं हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो x की वैल्यू भी 25 हो जाएगी। उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 25। क्लियर है सभी को? कितने लोगों से नहीं बना था ये वाला? याद ही नहीं है? सॉल्व कैसे किया पेपर पर भाई? होश में रह के करते हो कि बेहोशी में करते हो? अगर याद नहीं है तो या तो बहुत इजी रहा होगा कि हाँ चलो हो गया सॉल्व, और अगर सॉल्व नहीं हुआ है और याद नहीं है इसका मतलब तुम बेहोशी में थे, इंजेक्शन लग गया था तुम्हें बेहोशी का और तुमने ऐसी पेपर दे दिया बस, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो तुम्हें याद होना चाहिए भाई, स्ट्रिक्टली याद होना चाहिए। The edges of a triangular board are 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter. The cost of painting it at a rate of 9 पैसे per centimeter square is। आसान है, तो इसका एरिया निकाल लो, हाफ बेस डिवाइड से 4 हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब तुम्हें बोला गया है कि भैया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 9 पैसे लगते हैं, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 24 इंटू 9 पैसे लगेंगे। तो 24 इंटू 9, इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो 24 इंटू 10 माइनस 24 इंटू 1, 24 इंटू 10 करो 240 माइनस 24, तो क्या आ जाएगा? 216 पैसे। करेंसी क्या होगी? पैसे। तो 216 पैसे का मतलब रुपीज 2.16 रुपीज, ये आंसर हो जाएगा। हिस्टोग्राम में ईच क्लास रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेड विथ द बेस एज। हिस्टोग्राम में जो क्लास रेक्टेंगल होता है, हर रेक्टेंगल जो होता है हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल, ठीक है, उसकी हर क्लास
का जो बेस होता है वो बेस क्या होता है? क्लास इंटरवल। कि कहां से कहां तक का इंटरवल लेना है, और हाइट क्या होती है? रेंज। फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? कितने लोगों को ये बन गया था? सही से किया था ना? ये तो बेसिक क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो ये बनना चाहिए। बट मुझे लगता है बहुत लोगों ने इसमें भी गलती की होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते नहीं है, बस एनसीईआरटी चाटनी होती है स्कूल में मार्क्स लाने के लिए। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम अकर इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड इट्स, अगेन डेफिनेटिव क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी। कोई चीज कितनी बार अकर हो रही है उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। तो बस उसी की डेफिनेशन पूछ ली थी। तो अभी तक तो सारे सवाल इजी चल रहे हैं, ऑल इजी। 8 क्वेश्चन, 8 के 8 इजी। एक आध में थोड़ा बहुत हो सकता है कि एनसीईआरटी का थोड़ा ठीक लेवल का क्वेश्चन हो। 9th क्वेश्चन, x प्लस 3 रूट 8, सॉरी x इक्वल्स टू ये, y इज इक्वल्स टू 3 - रूट 8, 1/x², इसकी वैल्यू बताने का है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तुम देखो कि इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर ये है और इसका ये है। चलो को बात समझ आई। आगे क्या करेंगे फिर? 1/x² प्लस 1/y² निकालना है। तुम यहां से 1/x क्या लिख सकते हो? 1/3 - रूट 8, इसमें 3 + रूट 8, 3 + रूट 8 से रैशनलाइज कर दो, तो 1/x क्या हो जाएगा? ऊपर 3 + रूट 8 और नीचे a² - b² मतलब 9 - 8 मतलब 1। तो 1/x क्या आ गया? 3 + रूट 8। 1/y को तुम जब सिंपली ऐसी तरीके से रैशनलाइज करोगे तो वो क्या आ जाएगा? 3 - रूट 8। अब क्या है? सिंपल है। 1/x का जब 1/x आ गया तो 1/x का स्क्वायर क्या आ जाएगा? जब 1/y आ गया तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? तो बस 1/x² क्या है? 3 का स्क्वायर। लिख दो a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। तो +2ab - 2ab से वो ab वाले टर्म्स कट जाएंगे। a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? 2a² + 2b²। a² जोड़ेगा 2a² हो जाएगा, b² 2b² हो जाएगा, प्लस 2ab - 2ab कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या बोल सकते हो? 2 × 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2 × √8 का स्क्वायर मतलब 8। तो आंसर क्या जाएगा? 18 + 16 बोले तो 34। क्लियर है सभी को? और कोई शॉर्टर तरीका है इसको करने का सॉल्व, कि इससे जल्दी हो गया हो ये सवाल, जल्दी से मतलब इतने कैलकुलेशंस, इतने स्टेप्स ना करने पड़े और इससे जल्दी हो जाए, ऐसा कोई तरीका किसी ने सोचा हो, किया हो ट्राई? यही तरीका है। यही तरीका है, मिटा दो। तो काफी कुछ करना पड़ा। क्या कर रहा है भाई? क्यों, क्यों मानस को परेशान करने वाली आवाजें निकाल रहे हो? ये पूछा है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी पूछा है, ठीक है। मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, सिंपल सी चीज है। x + y क्या है? 6 है, और x × y क्या है? 1। ये दिखना चाहिए। x × y करोगे तो 3² - √8 मतलब 1 आएगा ना, ठीक है। 1/x²
को मैं x प्लस वाई ये बोल सकता हूं हाँ या नहीं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई? 1 कट गया, 1 है ना वो तो। एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 1 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy बोल सकता हूं। एक्स प्लस वाई क्या है? 6 का स्क्वायर 36। एक्स वाई क्या है? आंसर आ गया। तो इसमें कम स्टेप्स नहीं लगे वहां, लेकिन बुद्धि ज्यादा लगी। मतलब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा लगा, स्टेप्स कम लगे ना, आंसर भी जल्दी आया, कैलकुलेशन भी कम हुए। देखो जब भी तुम्हारे कम कैलकुलेशन में कम स्टेप में आंसर आता है तो इट इज ऑलवेज दी बेटर मेथड। दो रीजन की वजह से, पहला तुम्हारा टाइम बचेगा एग्जाम में, दूसरा चांसेस ऑफ सिली मिस्टेक्स कम होंगे। कैलकुलेशन करते हैं वहीं तो गलती हो जाती है ना, और वहीं से आंसर बिगड़ जाता है। समझ आया? तो दो फायदे हैं ये हमेशा शॉर्टर मेथड्स के। तो ये शॉर्टर नहीं है कि नहीं है? और मजे की बात है भाई, तुम्हारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में x प्लस वाई एक्स वाई यही तो टर्म्स है, सारे टर्म्स ये हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब में भी एक्स वाई आता है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर में भी एक्स वाई आता है, आता है नहीं आता है? तो x प्लस वाई एक्स वाई यही टर्म है। और तुम देखो यहां पे x प्लस वाई की वैल्यू सिंपली 6 आ रही थी और एक्स वाई की वैल्यू सिंपली 1 दिख रही थी। इतना देखना पड़ेगा तुम्हें, प्रैक्टिस से आएगा। तुम बोलोगे सपना थोड़ी आएगा, तो नहीं आएगा सपना भाई, प्रैक्टिस से आएगा। तुम सवाल लगाए होते बहुत सारे, तुम्हें इनकाउंटर होता ऐसा कुछ, तुम्हारे प्रैक्टिस में होता, तुम ये 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके आंसर ले आते, जिसमें लोगों ने 2.5 मिनट 3 मिनट दिए होंगे। और बहुत लोगों ने 3 मिनट दिए होंगे लॉन्गर मेथड में और उनके आंसर नहीं आए होंगे, तो वो परेशान होकर छोड़ के आगे बढ़ गए होंगे। तो यही सब चीजों में बचना होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट? 5 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/5, 4 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। देखो भाई, √4 √3 ये तो नहीं है, सॉरी ये तो नहीं है स्मॉलेस्ट, है ना? अबे √3 स्मॉलेस्ट होगा ना कि नहीं होगा? क्या करेंगे इसके बाद आगे? इसमें क्या फंडा होता है देख लो। जो भी पावर होती है ना, इनका एलसीएम क्या आएगा? 20 आएगा, डिनोमिनेटर में 20 आएगा ना, मतलब 4 5 तो का एलसीएम ले लेंगे 20 आएगा। अब सीधी सीधी बात है, एलसीएम क्या है? 20। तुम क्या बोलोगे? 5 की पावर कितने अपॉन 20 हो गई? कितने लोग ये बात समझ रहे हैं? ये क्या हो जाएगा? 4 की पावर, ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर, ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 5 की पावर 1/20। ये क्या हो जाएगा? 4 की पावर 4 की पावर 1/20। ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 10 की पावर। तुम देखो पावर सेम हो गई, तो एलसीएम लेने का इंटेंशन क्या था? कि पावर सेम कर देंगे, और पावर सेम कर देंगे तो फायदा क्या हो जाएगा? अब तुम बेस को कंपेयर कर सकते हो। तो 5 की पावर 5 बड़ा होगा कि 4 की पावर 4 बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा? इसको हटाओ। और ये तो भाई साहब बहुत ज्यादा बड़ा होगा, 3 की पावर 10 है। 4 की पावर 4 बेचारा 16 इंटू 256 है। 4 की पावर 4 क्या है? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 256। 3 की पावर 10 तुम्हें इमेजिन करना है, तो 3 इंटू 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 9 9 9 9 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9
81 81 9, 81 इंटू 81 इंटू 9, ये कितना होता है 720 इंटू 9, 256 से बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है, 6500 के आसपास, 6500 पहुंच गया ये। अच्छा, तो और ज्यादा बड़ी आ रही है, सॉरी ये 729 होता है, 81 729, तो मतलब ये तो बहुत और ज्यादा बड़ी होगी, 70,000 80 60,000 के आसपास जा रही है वैल्यू। 7 5 जा 56, सॉरी 7 8 जा 56, यही होता है 55 60,000, और यहाँ 256। तो एक्सपोनेंट्स में ना पावर बहुत बड़ी है तो बहुत तेज ग्रो करता है। एक और 3 मल्टीप्लाई कर दोगे 1.5 लाख पहुंच जाएगी, एक और 3 कर 4.5 लाख, एक और 3 कर दोगे 15.5 लाख, और कहाँ ये बेचारा 256 पे रह गया करीब। समझ आ गया? तो पावर की एक फील होनी चाहिए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 5 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225 इज। तो सिंपल है कि नहीं है? 225 को स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब ये तो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं या नहीं, हाँ या नहीं है। 225 को स्प्लिट करो तो 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 75, एक और बार 5 से करेंगे 25, एक और बार 5 से करेंगे 5, नहीं 25 और 3, 5 इंटू 5 75, 25 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टराइजेशन होगा। तो 5 की पावर कितनी है 2, 3 की पावर कितनी है 2, इसका मतलब x माइनस 3 कितना है 2, 2x माइनस 8 कितना है 2। कोई भी एक ले लो, तुम बोलोगे दो अलग अलग आंसर तो नहीं आएंगे, तो भाई x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, और 2x माइनस 8 बोले तो यहां से भी, दोनों केस में सेम आए। ठीक है, क्लियर है? यहां पे मैं बल्कि ये करता कि दूसरा वेरिएबल बना देता, मतलब ऐसे y माइनस 8 बोल देता और x और y की वैल्यू पूछता, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आती, कितनी आती, कितनी आती, करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया हुआ है, ये तेरे को अलग से कुछ करना पड़ेगा। क्लास में बैठे हो, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, कि भाई ऐसी किताब बंद करके प्रवचन, क्या किया था मैंने पिछले सवाल में उससे क्या हुआ, हाँ तो बताना, 3 की पावर y माइनस 8 है, तो इसमें y की वैल्यू क्या होगी इस सवाल में, कैसे आया, तो पावर सेम करेगी ना, 6 आएगा, कितना आएगा 10, भाई 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर y माइनस 8 बराबर 5 की पावर 2 3 की पावर 2, समझ में आया? तुम x माइनस 3 को 2 के बराबर बोलोगे, y माइनस 8 को 2 के बराबर बोलोगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, समझ में आ गई बात? तो ये करता तो थोड़ा और बेटर होता, बट ठीक है, x में भी कंफ्यूज हो सकते हो कुछ लोग। इन मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन में which of the following statement is false, taking out a common factor from two or more terms, होता है ना, taking out a common factor from a group of terms, true है, by using remainder theorem। फैक्टराइजेशन में कौन सा रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हो, नहीं करते ना, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को फैक्टराइज करना है, तो तुम स्टैंडर्ड आइडेंटिटी यूज करके बोल सकते हो ना x प्लस 1 x प्लस 1। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल।
एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24 है ये। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, कैसे निकालेंगे बताओ। ऑप्शंस दिए हुए हैं x-2 x प्लस 3x-4 फलाना ठिकाना, ऑप्शंस दिए हुए हैं, कैसे निकालेंगे इसको। देखो जो ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस कैसे थे, एक ऑप्शन दिया हुआ है x-2 x प्लस 3 x-4, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है x+2 x प्लस 3 x+4, तीसरा ऑप्शन है x+2 x-3 x-4, चौथा है x-2 -3। फास्टेस्ट तरीका क्या होगा आंसर पे पहुंचने का, मुझे कोई ये बता दो बस। फास्टेस्ट, कम से कम टाइम में तुम सही ऑप्शन टिक करो इस सवाल में। वही तो पर्पस होता है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, स्कूल थोड़ी ना है कि बस बोरिया बिस्तर ढो रहे हैं, जो तरीका सिखा दिया सीख लिया किए जा रहे हैं बस वही, और देखेंगे आंसर आएगा जितने टाइम में आएगा चलेगा, वो थोड़ी चलता है यहाँ पे। फास्टेस्ट तरीका क्या हो सकता है। स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा, स्कूल मेथड से लंबे, लेबर मेथड गधों वाले मेथड से कैसे करेंगे। हाँ, तुम देखोगे कि भैया x-2 x+2 है, तो या तो f(2) 0 आएगा या तो f(-2) 0 आएगा, कोई इन दोनों में से एक 0 आना चाहिए। जो 0 आएगा उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लो x-2 के x-2 फैक्टर है, इसका मतलब इसको fx लिख दो। अगर x-2 फैक्टर है तो f(2) क्या होगा 0, और अगर f(2) 0 नहीं आता है इसका मतलब x-2 फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो एक काम करो, 2 की वैल्यू रखो, 2 की वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा 8, 24 + 8 32, 0 आ गया। अच्छा ये 0 आ गया तो क्या हम चेक करेंगे कि f(-2) 0 आ रहा है या नहीं। करना तो चाहिए, बट एक फील होता है ना, इंट्यूशन होता है, मैथ्स पढ़ रहे हो तुम लोग एक साल भर से, तो तुम्हें फील होना चाहिए कि भाई एक्स ये 0 नहीं होगा। चेक कर लेना 0 नहीं आएगा, तो ये 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाला चीज फैक्टर नहीं है और ये वाली चीज फैक्टर। f(2) 0 आया है, इसका मतलब x-2 फैक्टर है, मतलब ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, बचे कौन से अब क्या करेंगे आगे। अब 3 के लिए चेक करेंगे, f(3) और f(-3), इन दोनों में चेक करेंगे कौन 0 आता है कौन नहीं आता है। कौन आता है, ये आएगा ये नहीं आएगा, तो इसका मतलब x+3 फैक्टर है। फिर सिमिलरली f(4), f(-4) चेक करेंगे तो ये नहीं आएगा ये आएगा, इसका मतलब x-4 फैक्टर। आंसर क्या हो जाएगा ए। क्लियर है बात, क्लियर है सभी को। तो ये मेथड तो है स्कूलिश किताबी, इसमें कोई डाउट पक्का ना, कि ऑप्शन देखा खट 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 फैक्टर चेक कर लिया आंसर आ गया। अब मैं कह रहा हूं भाई इतनी मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी, यहां पे तुम आंसर क्लोज कर सकते थे। कैसे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके सोचो, ट्राई करो, अगर बनता है तो फिर बताता हूँ। इसके बाद हो गया, बस 2 सेकंड का सोल्यूशन है इसके बाद। कोई f(3) f(4) f(-3) f(-, सब गधा बनती करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्कूल में करना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म जो है वो कैसे बनेगा, जब यहां पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे। कितने लोग ये बात समझते हो, समझते हो कांस्टेंट टर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब कांस्टेंट नंबर इंटू कांस्टेंट नंबर इंटू कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो मैं मल्टीप्लाई भी नहीं करना, माइनस प्लस माइनस, आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, आंसर क्या आएगा, क्या आंसर है ए, खत्म, यहीं पे हो गया था सॉल्व। अब तुम अगर इसके बाद
फिर से एफ ऑफ 3 माइनस 3 कर रहे हो, एफ ऑफ 4 माइनस 4 कर रहे हो, तो सपोज इसमें टी टाइम लगा, इसमें भी टी टाइम लगेगा, इसमें भी टी लगेगा, तो तुमने इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए 3D टाइम ले लिया, 3 टाइम्स द टाइम विच वॉज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर अ स्मार्ट अटेम्प्ट। और इसमें कितना 2 सेकंड लग रहा है भाई, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये आंसर है, क्योंकि +24 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे -24 होता तो ये हो जाता आंसर, फिर इस हिसाब से डिजाइन हो रहा होता, मतलब ये हो नहीं जाता, बट डिजाइन इस टाइप से होती फिर क्वेश्चन की कि फिर आंसर ये निकल के आता कहीं ना कहीं से, अगर 2 ऑप्शन बचे हैं बस तो। क्लियर है बात? कितना टाइम हो गया है? हाँ, अ मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज ए सन। एक आदमी है, वो अपने बेटे से 3 गुना उम्र रखता है। आफ्टर 14 ईयर्स लेटर मैन की एज हो जाएगी m+14, सन की एज हो जाएगी s+14। द मैन विल बी ट्वाइस, सन की एज का दुगना होगा मैन, देन द प्रेजेंट एज ऑफ दिस सन इज, तो m की जगह क्या लिख दूंगा? m की वैल्यू क्या है? 3 है, तो यहां से तुमको क्या मिल जाएगा? सन की एज मिल जाएगी, तो 2s यहां आएगा, क्या हो जाएगा? ऐसे बना दूं क्या थोड़ा? 5 कंफ्यूज होता है ना तुम लोगों का, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 1s इज इक्वल टू, अबे सॉरी 28 होगा ना, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 1s इज इक्वल टू 14, यही आंसर है, 14B। प्रेजेंट एज ऑफ इट्स फादर निकाल के तो नहीं आ गए तुम लोग? क्योंकि वो भी ऑप्शन था, 42 प्रेजेंट एज ऑफ फादर होगी ना मैन, वो भी 42 अवेलेबल थी ऑप्शन में। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x-2y इज इक्वल टू 2 इज r। तू कर रहा है, क्यों झूल रहे हो भाई? इज r, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू रख दो, आंसर चेक कर लो। पहला ऑप्शन है x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, x में 4 रखो, y में 1 रखो, 4 माइनस 2 इंटू 1 2, 4 माइनस 2, 2 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। सोल्यूशन है क्या? हाँ ऑब्वियसली है, तराजू मेंटेन्ड है तो सोल्यूशन है। ऑप्शन बी, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, तो 2 रखो, -2 इंटू 0 0, तो 2 आ रहा है। ऑल ऑफ दीज टिक कर दो, क्योंकि 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए तो ऑल ऑफ दीज ही जाएगा ना, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट तो होता नहीं तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट फॉल्स? नॉट फॉल्स का मतलब क्या है? ट्रू, ठीक है? ये कंफ्यूजन होता है ना कि नॉट फॉल्स, फॉल्स पढ़ के पता चला फॉल्स टिक करके आ गए। नॉट फॉल्स मतलब ट्रू। तो पहला है, इफ 2 एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर देन ईच ऑफ दीज एंगल्स इज ऑफ मेजर 90। हर एंगल 90 होगा, अगर 2 एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं तो हर एंगल 90 होगा। सही है बात? गलत है, ठीक है? हमें क्या ढूंढना है? सच ढूंढना है, ट्रू ढूंढना है। एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बी बोथ, कैन बोथ बी अक्यूट एंगल्स। अबे अक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा, 90 से छोटा प्लस 90 से छोटा 180 से छोटा मिलेगा ना, बट लीनियर पेयर मतलब 180 के बराबर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वन ऑफ द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बी ऑब्ट्यूज एंगल। लीनियर पेयर बनाने वाला एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। हाँ तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ट्रू है, यही आंसर है। बाइसेक्टर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, बाइसेक्टर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ राइट एंगल। इसका मतलब क्या है कि ये एडजेसेंट एंगल्स है लीनियर पेयर के, तो इसका बाइसेक्टर जो भी होगा और इसका बाइसेक्टर जो भी होगा ये 90 डिग्री ही बनाएगा। अच्छा हाँ, लीनियर पेयर बोला ही नहीं है, सॉरी। बाइसेक्टर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल फॉर्म राइट एंगल,
तो ये तो एकदम वाहियात स्टेटमेंट हो गया ना। अबे एडजेसेंट एंगल कौन है, कैसे है, बता ही नहीं कुछ। कुछ भी हो सकता है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनके बाइसेक्टर कहाँ पे वो बनाएंगे राइट एंगल। तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी वैसे ही मिल गया था, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अगला क्वेश्चन, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, तो पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्ट कर दिया ट्रांसवर्सल ने, देन ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। करेक्ट है? करेक्ट है, हाँ या नहीं? हाँ। दूसरा ऑप्शन सुन लो अब, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, then sum of the interior angles on the same side of transversal is 180। ट्रू है? ट्रू है, मतलब को इंटीरियर एंगल्स की बात की है, 180 होता है। इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ट्रू है, तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो वही करेक्ट होगा। इन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर डबल्ड, अगर ट्राइंगल की साइड को डबल कर देता हूं तो एरिया क्या हो जाएगा? कैसे निकाला था? हेरोन भी ले सकते हो, बस दूरी कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान है भाई, किसी भी ट्राइंगल की बात की है ना, जनरल बात चल रही है, तुम इक्विलैटरल ले लो। इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर रूट 3/4। एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का? यही होता है, साइड को डबल कर दोगे, ये न्यू एरिया आया। अब न्यू एरिया जो है ये क्या, व्हाट इज दिस? ओल्ड एरिया। तो जो न्यू एरिया आया इट इज 4 टाइम्स द ओल्ड एरिया। अब तुम बोलोगे इक्विलैटरली क्यों लिया? क्योंकि भाई मना किया था कि, समझ में आ गई बात? किसी ने मना किया था कि नहीं ले सकते इक्विलैटरल, नहीं 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 आइसोसेलेस का बताओ। जब ट्राइंगल की बात की है तो कुछ भी ले लो, राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते तुम, राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस डबल होगा, हाइट डबल होगी, तो 2x इंटू 2y 4x/, 4 टाइम्स होगा। हेरॉन्स फॉर्मूला लगा लो, उसमें भी वही आंसर मिलेगा। आंसर तुम्हें वही मिलेगा क्योंकि बात ही जनरल है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल्स। बस, तो ट्राइंगल्स मतलब तुम कुछ भी एक केस लेके आंसर डिराइव कर सकते हो। बहुत लोगों ने इसमें डबल किया होगा मुझे लगता है, बिना समझे सोचे। Inside a triangular garden, there is a flower bed in the form of similar triangle. Similar triangle मतलब वैसा ही दिखने वाला triangle. Around the flower bed runs a uniform path of such a width that the side of the garden are double the corresponding side। मतलब ये अगर x, ये अगर 2x है तो ये x होगी। इस तरीके से विड्थ बनी है, ये 2y है तो ये y होगी, ये 2z है तो ये z होगी। The areas of the path and the flower bed are in the ratio what? कैसे? ये भी इक्विलैटरल ले लो, ये भी इक्विलैटरल ले लो। बाहर की साइड क्या ले लोगे? ले लो 4 4 4। अंदर ही क्या ले लोगे? रेशियो पूछा है ना, टेक एनी ट्राइंगल 2 2 2। इसका एरिया कैसे निकालोगे? बड़े ट्राइंगल का एरिया माइनस छोटे ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या है? ए स्क्वायर रूट 3/4। छोटे ट्राइंगल का एरिया क्या है? ए स्क्वायर रूट 3/4, रूट 3 4 रूट 3। एरिया ऑफ पाथ क्या आ जाएगा? तो बड़े ट्राइंगल का एरिया में से छोटे ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो यही बचेगा ना भाई। ठीक है, तो 4 रूट 3 माइनस रूट 3 बोले तो पूछा क्या है?
द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पाथ एंड द फ्लावर बेड। तो फ्लावर बेड ये है, तो पाथ का एरिया है 3√3 और फ्लावर बेड का एरिया है √3। क्या हो जाएगा आंसर? 3:1। क्लियर है सभी को? द हाइट ऑफ अ कोनिकल टेंट एट द सेंटर। सेंटर पे हाइट का मतलब क्या होता है? स्लांट हाइट या नॉर्मल हाइट? समझ आ गया ना? एच दिया है कि एल दिया है? ठीक है, तो स्लाइड हाइट ऑफ अ कोनिकल टेंट एट द सेंटर is 5 meter. The distance of any point on its circular base from the top of the tent, तो top of the tent से लेके circular base के किसी भी पॉइंट की दूरी क्या है? 13। मतलब क्या दी हुई है? स्लांट हाइट। समझ में आ गया सवाल? बन जाएगा? इजी है ना? और ये क्या होता है हमेशा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो भाई ये 5 है, ये 13 है, तो ये क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। द एरिया ऑफ द स्लांट सरफेस। स्लांट सरफेस का मतलब कर्व सरफेस एरिया विल बी पाई इंटू आर इंटू एल। देखो तुमसे पाई भी वो खोलने नहीं बोला, आंसर को तुमको पाई के टर्म्स देना था। तो 12 × 13 क्या होगा? 156। ऑप्शन सी 156 पाई स्क्वायर मीटर। क्लियर है सभी को? If L, B and H length, breadth, height of cuboid are increased, decreased, increased, इसको इंक्रीज किया 1%, इसको इंक्रीज किया, सॉरी इसको डिक्रीज किया 3%, इसको इंक्रीज किया 2%, तो वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा? किसने किया था ये? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। अब हुआ क्या? लेंथ को इंक्रीज कर दिया 1%, तो 1% इंक्रीज का मतलब क्या होता है? मतलब न्यू लेंथ क्या हो जाएगी? 1.01 L। डिक्रीज्ड बाय 3% का मतलब क्या होता है? न्यू ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? 0.97 B। इंक्रीज्ड बाय 2% का मतलब क्या हो जाएगा? 1.02 H। तो नया वॉल्यूम क्या बनेगा? इन तीनों का ही प्रोडक्ट बनेगा, न्यू वॉल्यूम। तो देखो L इंटू बी इंटू एच तो जिंदा है, बचा गया 1.01 इंटू 0.97 इंटू 1.02। ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया तुम लोगों ने? आइडेंटिटी लगाई कि कुछ लेबर लगा दी? किसी ने किया मल्टीप्लाई? कैसे किया? लेबर लगा दी ना भाई। इतने प्यारे प्यारे नंबर है यार। देखो तुम 1.01 इंटू 1.02, तुम्हें पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटा दो, 100 लिख दो, इसको 100 लिख दो। ठीक है, तो 100 लिख दिया, तो नया वाला क्या हो जाएगा? 101। ये क्या हो जाएगा? 97। ये क्या हो जाएगा? 102H। 2% 100 का यही होता है ना, 2H। बात समझ में आ रही है? अब कर लो सॉल्व। तो भाई ये क्या है? 100 + 1, 100 - 3, 100 + 2। तो 100 + 1, 100 + 2 क्या हो जाएगा? कैसे किया? मतलब कोई तरीका शॉर्टकट लगाया है? मजदूरी करी है? देखो ये तो ठीक है ना कि 100 100 100 की पावर वो तो रिटेन करेगा, मतलब ओल्ड वॉल्यूम क्या है? 100 100 100 की पावर 3। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? सॉरी, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? वो 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, या 100 से छोटा है कि 100 से बड़ा है? ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तुम लेबर ही लगा लो वैसे, मतलब तुम अगर आइडेंटिटी लगाओगे भी तो भी लेबर लगानी पड़ेगी भाई। सॉरी, ये है लेबोरियस क्वेश्चन, कुछ नहीं कर सकते तुम। यू कांट डू एनीथिंग। बस ये कर सकते हो कि पहले 1.01 1.02 कर लो, फिर उसको 0.97 से कर देना।
बात समझ में आया? पहले ये और ये मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? ये और ये मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 100 का स्क्वायर प्लस 300 प्लस 2, 302, यही आएगा कि नहीं? अब इसमें क्या करना है? 100 माइनस 3 मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या होगा? 100 का क्यूब प्लस 302, 00, यही होगा। माइनस 100 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 906। ये ब्रैकेट खोले, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ ले, नंबर बहुत ज्यादा वीक है तुम्हारे। इसके ब्रैकेट खोल के वो लिखा है, कोई दिक्कत? बस तुम्हें ये देखना है कि ये नंबर 100 से मतलब क्या होता है इस नंबर के साथ, क्योंकि ये तो ओल्ड वॉल्यूम है। ये क्या है? इस ओल्ड वॉल्यूम में नया वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये तो चेक करना है बस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर मतलब, और इंटू 3 मतलब, तो 30,200 माइनस 30,000 कितना हो गया? ये 200, और 200 माइनस 906 कितना हो गया? इसका मतलब इतना यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया इससे, मतलब आंसर क्या होगा? डिक्रीज। जज करना ना थोड़ा सा रिलेटिव कंपैरेटिव लेवल पे। ये ओल्ड वॉल्यूम था, तुमने 100 100 100 मान लिया, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, फिर नंबर पकड़ के सॉल्व करते जल्दी होता, तो इसमें बहुत मजदूरी नहीं हुई अपनी, सिंपल नंबर ही थे, बस लिखना पड़ गया थोड़ा सा। तो आंसर क्या होगा? डिक्रीज। If the arithmetic mean of 5, 7, 9, x is 9, तो मीन का मतलब क्या होता है भाई? एवरेज। पता है ना कि नहीं पता है? पता है ना मीन का मतलब क्या होता है? द सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सारी ऑब्जर्वेशन ऐड कर दो, अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन थी 4, वो लिख दो, इक्वल टू क्या होगा? 9। तो यहां से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, 4 9 जा 36 माइनस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये कितना है? 16, 21, 21 वाला के मल्टीप्लाई होगा, क्या मिल जाएगा? 15, यही आंसर है। ठीक है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 0। कितने लोग 1 लिख के आए हो? किसी ने तो लिखा होगा 1। ये वाली गलती मेरे साथ एक बार हुई, तो उसके बाद से 2-3 बार मुझे रिपीट क्वेश्चन पे हो जाता है इस तरह। 0 जो है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती, जैसे 1 की डिग्री क्या है? 0, क्योंकि 1 में तुम x की पावर 0 मल्टीप्लाई कर सकते हो बस, लेकिन 0 में तुम x की पावर 0 मल्टीप्लाई कर सकते हो, x की पावर 100 मल्टीप्लाई कर सकते हो, x की पावर कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट विल रिमेन 0। तो 0 की डिग्री इज नॉट डिफाइंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 अपॉन 2.3 का स्क्वायर 0.69 0.09 की वैल्यू क्या होगी? तो भाई ये दिख रहा है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। ये किसका क्यूब है? किसका क्यूब है वो? 0.3, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 जब करोगे तो यही मिलेगा, 2.3 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब, और नीचे क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी। समझ आया? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ये जो न्यूमरेटर है ये क्या होगा? ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी, मतलब ये जो चीज है ये पूरी की पूरी यहां आएगी, आएगी नहीं आएगी? और फिर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आंसर क्या बचेगा? 2.3 माइनस 0.3, बोले तो
2। क्लियर है सभी को? इफ पी एक्स क्वेश्चन 25 पी एक्स दिया है, क्यू एक्स दिया है, आर एक्स दिया है, पॉलिनॉमियल्स दिए हुए हैं एक्स के टर्म्स में। 3 इंटू पी एक्स पूछा है, प्लस 7 इंटू क्यू एक्स पूछा है, प्लस आर एक्स पूछा है। तो 3 इंटू पी एक्स का मतलब होगा जो भी पॉलिनॉमियल दिया हुआ है पी एक्स वो लिख दे रहा हूं सीधा यहाँ पे, 4x क्यूब। दिस इज प्योर मजदूरी वाला क्वेश्चन। प्लस 7 इंटू क्यू एक्स बोला है, तो क्यू एक्स जो दिया हुआ है वो लिख देता हूं यहाँ पे सीधा, प्लस आर एक्स दिया हुआ है, तो आर एक्स जो दिया हुआ है वो लिख देता हूं सीधा। ये वैल्यू पूछिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। ऑप्शंस ऑप्शंस यूज करूं मैं, ठीक है। ऑप्शंस में कांस्टेंट टर्म में दो ऑप्शंस है, +11, दो ऑप्शन है -11, तो एलिमिनेट कर सकते हो। 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 1 7, तो +11 आएगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कट गए, ए और सी जितना है, ठीक। अब ए और सी में डिफरेंस है एक्स के कोएफिशिएंट में। देखो एक्स क्यूब वाला टर्म सेम है ए और सी में, 19x क्यूब 19x क्यूब। एक्स स्क्वायर वाला भी सेम है, -15x² -15x²। एक्स वाला डिफरेंट है, ए में है +11x, सी में है -11x। तो हमें चेक करना है एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है। तो एक्स का कोएफिशिएंट कैसे बनेगा, जब ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा 3 से तभी बनेगा ना। अबे इधर से एक्स का कोएफिशिएंट कैसे आएगा, जब 2x मल्टीप्लाई होगा 3 से। कितने लोगों को ये बात समझती है? तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 7x -2x, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, +11x। तो ये कांस्टेंट की कहानी हो गई और ये x की कहानी हो गई। तो इन दोनों से बस तुम क्या बोल सकते हो, आंसर होगा a। समझ आती है बात सभी को? 25 का आंसर a। तो तुम देखो पूरा मजदूरी नहीं करना पड़ा ना। यही क्वेश्चन कितने लोगों ने पूरा मल्टीप्लाई करके खोल के किया है? कैसा लग रहा है? इतना टाइम लगा था कि इससे ज्यादा टाइम लगा था, है ना? प्लस माइनस सब करते रहोगे। यहाँ पे अपन ने सीधा हाफ कर दिया सोल्यूशन को, हाफ से भी छोटा इनफैक्ट, हाफ से भी छोटा। ट्वेंटी सिक्स, मेगा सिटी हाई स्कूल अर्नड 5100 रुपया कमाए स्कूल ने ऑन टिकट सेल्स फॉर अ प्ले। कॉस्ट ऑफ टिकट वॉज 12 रुपए। एक टिकट का कॉस्ट क्या था? अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ टी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, तो इक्वेशन बनानी है। तो भाई इतना पैसा कमाया, मतलब इतना प्राइस कमाया, ये भाव था, रेट था, कॉस्ट रेट याद है ना फंडा। तो एक टिकट 12 रुपए की है, मल्टीप्लाइड बाय टी टिकट बिकी, तब जाके कितना पैसा बना। तो ये इक्वेशन है, क्या हो जाएगा आंसर? बी। 12t इज इक्वल्स टू 5100। ये है 25, ये है 35, ये है 60 और ये है x, इसको निकालने का है। बहुत सिंपल है, 25 35, ये एंगल कितना आ जाएगा? इसको मैं बोलता हूं एंगल ए, ठीक है। तो ए, हाँ हाँ, ये भी जरूरत नहीं है, करेक्ट। क्यों मजदूरी करे भाई,
लेकिन दिमाग नहीं चलता तो इसको निकाल लेते, लीनियर पैसेज को निकाल लेते, बट ये जो एंगल है इट इज इक्वल टू 25 प्लस 35, मतलब तो ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है, 60 और x लीनियर पेयर है, तो ये कितना आ जाएगा 120। ठीक है, 28 क्वेश्चन है। इन अ गिवन फिगर P Q S R T, in a given figure PQ is parallel to SR, PQ और SR क्या है पैरेलल, एंगल SQR बोले तो ये दिया हुआ है 25 और ये दिया हुआ है 65, तुम्हें x की वैल्यू बतानी है, तुम्हें y की वैल्यू बतानी है। x बताना नहीं है, y पूछा है बट x भी लिखा हुआ है वहां पे, ये 90 दिया हुआ है। एक बात बताओ, 65 ये है, दिस विल बी इक्वल टू 25 प्लस ये वाला एंगल, तो ये कितना आ गया 40। अब ये 40 आ गया तो भैया ये वाला एंगल क्या है, को इंटीरियर है। अबे दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है को इंटीरियर, इक्वल नहीं को इंटीरियर, इनका सम क्या होगा 180, तो ये कितना है 90, तो 90 प्लस वाई, ये एंगल क्या है वाई प्लस 40, प्लस 40 बोले तो 180, वहां जाएगा 130, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, आंसर आएगा y का मतलब 50। ठीक है 50। x की वैल्यू डायरेक्टली बता सकते हो, हाँ ये पैरेलल है इसके, ये ट्रांसवर्सल है, ध्यान से देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो x की वैल्यू क्या होगी 40 होगी। लाइंस एंड एंगल्स में पैरेलल लाइंस बस ध्यान रखो, ट्रांसवर्सल कोई भी हो सकता है जो उन दोनों को काट रहा है, और ट्रांसवर्सल के बेसिस पे तुम कोई सारी प्रॉपर्टीज लगा सकते हो जो पड़ी है। क्या टाइम हो गया है? 29 क्वेश्चन, ये दिया है 130, ये दिया है 132 स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये दिया है x निकालना है, और ए बी पैरेलल टू ये दिया हुआ है, मतलब ये और ये क्या है पैरेलल है, ई इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करते थे, याद करो। अब ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये को इंटीरियर, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 50, क्योंकि 130 प्लस दिस विल बी x नहीं है ये, x पूरा है, ये x का एक पार्ट है, पार्ट 1, कितना आ गया x का पार्ट 1 50। सिमिलरली नीचे भी ये पैरेलल है इसके, ये ट्रांसवर्सल, तो इसका प्लस इसका सम कितना होगा 180, तो ये आ जाएगा 48। अब x जो है वो पूरा एंगल है, पूरा एंगल मतलब 50 प्लस 48 बोले तो 98। यही आंसर है x का। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? 30th ए बी सी डी, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये 65 है, ये 45 है, ये 40 है, ये क्यू है, ए बी पैरेलल टू सी डी बोला है। हाँ कैसे होगा, 65 45 ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 70, अबे अच्छा 65 45 70 70 जाएगा ये, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 70 प्लस 40 हो गया ना, क्यू जो एक्सटीरियर एंगल है, मतलब क्यू जो एक्सटीरियर एंगल है, तो इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, दिख गया कितना आ जाएगा आंसर, इजी था। डायग्राम जितना गंदा दिखता है सवाल उतना सिंपल होता है।
इसमें दिया हुआ है क्वाड्रेंट है सर्कल का, जो ए एफ ई है, ये क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल का 1/4 एक चौथाई हिस्सा, 90 डिग्री एंगल के करस्पॉन्डिंग सेक्टर, और रेडियस दिया हुआ है 10। रेडियस कितना है? एडी दिया हुआ है 2√5। तो लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। क्या बताना है? इस डायग्राम में मजा तब आती जब ये नहीं दिया जाता, ठीक है? अब तो तुम कर लोगे, नहीं कर पाओगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू, एक साइड तो दी है, दूसरी साइड निकालनी है। तो भाई मैंने 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम, जहां पे तुम्हें परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, ये बेस निकाल लो, हो जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू आएगी बेस की, मल्टीप्लाई कर देना 2√5 में। दिस इंटू दिस इज द आंसर। तो 110 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू 2√5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 2√5 का स्क्वायर कितना होगा? बेस का स्क्वायर कितना आएगा? ये √80। एरिया क्या हो जाएगा? 2√5 इंटू, तो आंसर क्या आ जाएगा? √80 में 16 5 है, ये 16 5 का 16 बाहर निकल के 4√5 बन जाएगा। √5 मल्टीप्लाई होके 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? (32) O is the center of the circle as shown in figure ORP. ये y डिग्री है, ये 35 डिग्री है। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q P को थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा क्योंकि थ्रू O बोल दिया है। P एंड Q थ्रू O is 4 सेंटीमीटर। What is the measure of R O Q? क्या होगा? कैसे होगा? देखो भाई, ये रेडियस है, दिख रहा है रेडियस? ये भी रेडियस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंगल बराबर एंगल बराबर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 35 प्लस 35 70। क्लियर है? इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया मतलब सिर्फ 4 साइड लेना है, टॉप वाला फ्लोर बेस वाला फ्लोर नहीं लेना है। तो क्यूब का एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 4 फेस का क्या होगा? ये। तो लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है 1600, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 400। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। एज पूछी थी, एज। व्हाट इज द एज? तो क्यूब क्यूबॉइड के फंडे मालूम है ना सभी को? पक्का? थर्टी 34 एंड 35 क्वेश्चन जो है, इसका सोल्यूशन उसमें भी है वैसे, वो जो एक लेक्चर डाला था। कितने लोगों को बन गया ये क्वेश्चन 34 35? अरे ये वाला, ये O है, ये A है 3,0, ये P है 0,3, ये Q है -4,0। What can be the possible coordinates of point B such that triangle PQO and triangle ABO are congruent? तो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी मतलब पॉइंट बी खोजना है सच दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल पी क्यू तो दिख रहा है, ट्राइंगल पी क्यू दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी एक साइड है 3, दूसरी साइड है 4, हाइपोटेनस है 5।
समझ में आ गया? तो जो बी है, तो ये इसकी ओ ए कितना है, ओ ए 3 है, तो बी जो है वो उसको 4 होना पड़ेगा। अब इसकी जब 3 4 5 है, तो नए ट्राइंगल की 3 4 क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बी जो है वो हो सकता है 0,4। तो ये साइड कितनी हो जाएगी 4। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा, तो ये ट्राइंगल सेम है ना इसके जैसा, मतलब ए थोड़ा दूर बना दिया, ड्रॉ ऐसे कर दिया, ये लो, ये है। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा ही तुम एक कोऑर्डिनेट नीचे ले सकते हो 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पे, तो उसमें भी 3 4 5 ट्राइंगल बन जाएगा। और ऐसा ही एक ट्राइंगल तुम कहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो। तो टोटल 3 ट्राइंगल्स पॉसिबल है। नीचे भी, हाँ सही, नीचे भी ले सकते हो। तो बी का ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,4, 3,-4, 0,-4। तो ये 4 ट्राइंगल्स बन सकते हैं ना, 1 2 3 4 और ये 5। ये पांचों ट्राइंगल एक दूसरे से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये इमेजिन करने वाली बात थी। हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स, 4 ट्राइंगल्स बन पाएंगे ऐसे। क्लियर है? दोनों सवाल कितने लोगों के सही है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इफ अ पॉइंट P lies between A and B, then AP is less than AB and BP is less than AB। अगर एक पॉइंट P है जो A और B के बीच में लाई कर रहा है, तो AP जो है वो AB से छोटा होगा। कितने लोगों की बात समझ में आती है? और BP जो है वो भी AB से छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? क्लियर है ना? A line segment has a fixed length, सही बात है। लेकिन तुम्हें खोजना क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोज रहे हैं हम, फॉल्स, झूठ खोज रहे हैं, झूठ। ठीक है? वन पॉइंट ऑलवेज डिटरमाइंस अ यूनिक लाइन है, होता है सर। एक लाइन को डिटरमाइन करने के लिए एक पॉइंट काफी है। ये लो पॉइंट, बताओ लाइन कौन सी है इसके लिए। वन पॉइंट डिटरमाइंस अ यूनिक, यूनिक मतलब एक ही लाइन बना पाओगे। बताओ ना इस पॉइंट के लिए लाइन कौन सी है। अच्छा, ये 2 पॉइंट के लिए लाइन कौन सी है। अब यूनिक लाइन बन जाएगी ये वाली, लेकिन एक सिंगल पॉइंट से, तो यही फॉल्स है। ऑप्शन सी इज फॉल्स। A line segment can be produced indefinitely on either side। हाँ भैया ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टू डिस्टिंक्ट लाइन। ठीक है, ऑलवेज इंटरसेक्ट, टू डिस्टिंक्ट लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट, ऑलवेज ईदर इंटरसेक्ट और आर पैरेलल। भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन डिस्टिंक्ट है बट इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो डिस्टिंक्ट लाइन जो होगी या तो इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी, तो ये 2 केस ही बनेंगे। तो इधर और वाला ऑप्शन सही है, तो बी हो जाएगा। ऑलवेज हैव 2 कॉमन पॉइंट्स। अरे भाई कैसे, वो भी जरूरी नहीं है ना, पहले वाले ये भी तो हो सकता है। ऑलवेज पैरेलल, इंटरसेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, 38, इन अ गिवन फिगर if P is parallel to Q, what is the area of ABC? ये दिया है 14, ये दिया है 5.5। क्या होगा एरिया? बन गया था? तो बेसिक बेसिक सवाल नहीं बन रहा यार, बन गया था? नहीं बना था, याद नहीं है, कैसे निकालेंगे? तो अभी समझ में आ गया ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई जो हाइट है वो बराबर होगी ना इसके, पैरेलल लाइन के बीच में ट्राइंगल है तो उसकी हाइट दे दी ना, कि नहीं दे दी?
तो 5.5 है और ये 14 है, तो हाफ इंटू 5.5 इंटू 14, तो ये कट के हो जाएगा 7, 7 5 जा 35, 7.5 जा प्लस 3.5 30, 8.5 इज द एरिया, स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब। ठीक है, इसमें तुम्हें सिर्फ हाइट आइडेंटिफाई करनी थी, बेस तो गिवन था, तो हाइट क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस हाइट होगी। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस रेडियस, इसका भी आर है, इसका भी आर है, एट इक्वल हाइट, इसकी भी हाइट h है, इसकी भी हाइट h है। इफ देयर कर्व सरफेस एरियाज आर इन द रेशियो 8:5, इसका CSA क्या होता है 2 पाई आर एच, इसका CSA क्या होता है पाई आर एल, जहां पे एल क्या है तो बोला हुआ है कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, एल समझ में आ गया ना, स्लांट हाइट होती है एल, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो मतलब 2 पाई आर एच अपॉन पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कितना दिया है 8:5, पाई कट गया पाई से, आर कट गया आर से, 2 कट गया 8 से, बचा 4, यहां बचा h, 5 मल्टीप्लाई होगा h में हो जाएगा 5h बराबर 4 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में, दो तरफ स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 25 एच स्क्वायर, 16 आर स्क्वायर, 16 एच स्क्वायर, 16 एच स्क्वायर यहाँ आ जाएगा क्या हो जाएगा 9 एच स्क्वायर, बोले तो 16 आर स्क्वायर। पूछा क्या है रेशियो ऑफ देयर रेडियस टू हाइट, मतलब आर स्क्वायर यहां रखो, हाइट स्क्वायर डिवाइड करो, तो 9/16, दो तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो रेशियो हो जाएगा 3:4, ये आंसर है। कितने लोगों ने बना लिया था ये, a right circular cylindrical tunnel of diameter 2 मीटर मतलब रेडियस 1 एंड लेंथ 40 मीटर, टनल ऐसे होती है ना इसलिए लेंथ की बात करती, is to be constructed from a sheet of iron, what is the area of iron required, curved surface area CSA 2 pi r h, पाई के टर्म्स में देना आंसर, तो आंसर क्या जाएगा 85, बहुत ही आसान था। तो ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं था, मतलब 100% मार्क्स स्कोर किए जा सकते थे अगर डिसिप्लिन से तुमने मैथ्स पढ़ी होती साल भर, तो मतलब डोएबल था ना। बता पूरे पेपर में कुछ भी ऐसा एक्स फैक्टर बहुत ज्यादा नहीं था, 4-5 सवाल होंगे जो थोड़े से लेंदी थे, वो 2 सवाल थोड़े से ट्रिकी थे 34-35, उसके अलावा बाकी सब तो एकदम स्मूथ था। तो अगर इस पेपर में तुम्हारे 80% से कम मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें मैथ्स को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो मैथ्स को। 80% मतलब कितने मार्क्स का है ये 160, अगर तुम्हारे 130 के नीचे आ रहे हैं तो यू हैव टू बी सीरियस फॉर मैथ्स। समझ आ रही है बात सभी को। बाकी कॉम्पिटेटिव सेट था तो गलतियां सब करते हैं, एग्जाम के अंदर बैठ के सॉल्व करने में गलतियां सब करते हैं, तो जो गलतियां हुई हैं उसमें देखोगे उसके कारण क्या है। गलतियां होने के सिंपल कारण होते हैं, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है तो बनाते नहीं बन रहा, फॉर्मूला तो याद है बट प्रैक्टिस नहीं है, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, जैसे यहाँ पे छोटा सा डिटेल एल स्क्वायर इक्वल टू वाला याद नहीं है, कुछ फॉर्मूला मिसिंग है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग है, इस वजह से गलती होती है। दूसरा सिली मिस्टेक्स, सॉल्व कर रहे थे 3 into 2 2 लिख दिया,
या इधर से उधर किया, माइनस का प्लस नहीं किया, मतलब कुछ सिली मिस्टेक, वहां गलती होती है। तीसरा, पैनिक में क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हो, घर आगे बन जाता है। तो ये 3-4 एरियाज ऑफ एरर ही है जो आगे भी कंटिन्यू होंगे, तो इनको अभी आइडेंटिफाई करो और इन पे अभी से काम करना स्टार्ट करो, तब जाके तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी फ्यूचर में। ठीक है। मेथड्स ऐसे देखो, जैसे अभी कुछ अपन ने 2-3 सवाल में देखा कि जल्दी भी हो सकते थे, तो ऐसे मेथड्स देखो, खोजो जिसमें तुम्हारा क्वेश्चन में कम टाइम लगे। घर जाके इसी पेपर को दोबारा करना चाहिए सभी को, मतलब दिस पेपर शुड बी अटेम्प्टेड 2 टाइम्स 3 टाइम्स, क्योंकि तुम्हारी टेक्स्ट बुक बेस्ड ही है ना पूरा, कुछ भी ऑफ सिलेबस नहीं है इसमें ज्यादा। ज्यादा क्या, कुछ भी नहीं है खास। इनफैक्ट ये सिलेंडर हटा दिया है तुम्हारे सिलेबस से एनसीईआरटी में, बट पहले लास्ट ईयर तो था, और आगे भी सिलेंडर का मतलब अगर तुम्हें सिलेंडर का एरिया नहीं पता है भाई, फिर तुम मतलब 8 पास कैसे हुए? सिलेंडर का एरिया 8 में था ना, कि नहीं था? हाँ था। तो तेरा वो तो सिंपल सिंपल चीजें थी जो मतलब तुम बोल सकते हो अरे ऑफ सिलेबस ये हट गया है, तो अच्छी बातें नहीं चाहिए, लेकिन तो पूरा का पूरा कंटेक्स्ट एनसीईआरटी बेस्ड था, टेक्स्ट बुक बेस्ड था। तुम्हें इसमें 100 में से 100 मार्क्स लाने चाहिए थे, 100% मार्क्स लाने चाहिए थे, 160 में से 160। नहीं आया, कहाँ गलतियां हुई है उसको एनालाइज करो, थोड़ा सीरियसली तैयारी चालू कर दो।